हेलो स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट, जर्नल वाला चैप्टर हमने कर लिया कंप्लीट, लेजर वाला चैप्टर भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब जो स्टूडेंट हम आज नेक्स्ट चैप्टर अपना स्टार्ट करने वाले हैं वो है हमारा चैप्टर नंबर 10, स्पेशल पर्पस बुक, कैश बुक। देखिए, स्पेशल पर्पस बुक से रिलेटेड दो चैप्टर हैं आपके। फर्स्ट चैप्टर जो आपका चैप्टर नंबर 10 है एंड नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 11। चैप्टर नंबर 10 है आपके कैश बुक से रिलेटेड एंड अदर सब्सिडियरी बुक्स या अदर स्पेशल पर्पस बुक जो है वो आपके चैप्टर नंबर 11 के अंदर है, जो कि है स्पेशल पर्पस बुक सेकंड, जिसके अंदर बहुत सारी स्पेशल पर्पस बुक जो है वो बनाई जाती है। वो बात की बात है, हम डिस्कस करेंगे 11 चैप्टर के अंदर कि कौन कौन सी स्पेशल पर्पस बुक जो है वो प्रिपेयर की जाती है। पहले हम बात करते हैं अपने चैप्टर नंबर 10 की, विच इज स्पेशल पर्पस बुक फर्स्ट, कैश बुक। कैश बुक को पढ़े उससे पहले बात आती है स्पेशल पर्पस बुक होती क्या है। स्पेशल पर्पस बुक्स जो होती है उनको सब्सिडियरी बुक्स भी बोला जाता है। क्या कहा जाता है स्पेशल पर्पस बुक्स को? सब्सिडियरी बुक्स। देखिए स्टूडेंट, आप सभी को पता है कि सबसे पहली प्राइमरी बुक जो अकाउंटिंग की होती है वो प्राइमरी बुक होती है आपकी जर्नल। यानी सबसे पहले ट्रांजेक्शन को जिस बुक के अंदर लिखा जाता है वो बुक प्राइमरी बुक ऑफ अकाउंटिंग कहलाती है और वो है आपकी जर्नल, जिसके अंदर ट्रांजेक्शन को हम किस तरह से रिकॉर्ड करते हैं ये आपने सभी ने देखा है। तो आपको ये भी पता है कि जर्नल के अंदर सारे ट्रांजेक्शन को एक सिस्टमेटिक वे में या एक कह सकते हैं सिस्टमेटिक तरीके से उसके अंदर रिकॉर्ड किया जाता है। लेकिन आप सोचिए स्टूडेंट कि एक जो पर्सन जो जर्नल बनाता है, एक बड़े बिजनेस की जो जर्नल पर्सन प्रिपेयर करता है, उसकी हालत क्या होती होगी? क्योंकि मैंने कहा था, एक छोटा सा एग्जांपल लिया था मैंने कि सपोज कीजिए कि एक बिजनेस के अंदर केवल 1000 ट्रांजेक्शन दिन के होते हैं, ओनली 1000 ट्रांजेक्शन, ज्यादा नहीं लेते हम लोग, क्योंकि बड़ी बिजनेस फॉर्म है तो 1000 क्या 10,000 ट्रांजेक्शन भी दिन के हो सकते हैं। लेकिन अब नॉर्मल सी बात करते हैं, अगर हम 1000 ट्रांजेक्शन दिन के होते हैं तो आप सोचिए वो बंदा जो जर्नल मेंटेन करता है वो कैसे उन 1000 ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करता होगा दिन भर में। चलिए मान लीजिए 1000 ट्रांजेक्शन कोई बड़ी बात नहीं है सर, रिकॉर्ड हो जाते हैं। लेकिन सपोज कीजिए उन 1000 ट्रांजेक्शन से जब वो लेजर बनाता होगा उसकी क्या हालत होती होगी? सोचिए, 1000 एंट्रीज तो उसने कर ली, चलो ठीक है मान लिया कर ली, लेकिन जब वो लेजर प्रिपेयर करेगा तो क्या होगा उसका? थोड़ा है डिफिकल्ट टास्क। तो देखिए स्टूडेंट, हम क्या करते हैं, इस थोड़ा जो डिफिकल्ट टास्क है हमारा, उस डिफिकल्ट टास्क को थोड़ा इजी करने के लिए हम कुछ अलग अलग टाइप की बुक्स जो है वो प्रिपेयर कर लेते हैं। उन बुक्स को ही कहा जाता है स्पेशल पर्पस बुक। क्या हम अपना जो टास्क का जिसके अंदर हम जर्नल एंट्रीज के अंदर 1000 ट्रांजेक्शन या उससे भी ज्यादा ट्रांजेक्शन अगर है तो उन ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर रहे थे, तो उस टास्क को थोड़ा इजी करने के लिए हम क्या करते हैं, कुछ स्पेशल पर्पस बुक्स जो है प्रिपेयर कर लेते हैं। उन स्पेशल पर्पस बुक्स के अंदर बहुत सारी बुक्स आती हैं जो हम आगे डिस्कस करेंगे कौन कौन सी बुक्स आती हैं। तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा स्पेशल पर्पस बुक्स होती क्या है। स्पेशल पर्पस बुक कोई नई चीज नहीं है, वो प्राइमरी बुक ऑफ अकाउंटिंग ही है। यानी अब ट्रांजेक्शन को ओनली जनरल में लिखने की बजाय बहुत सारी बुक्स जो है अलग अलग पर्पस के लिए मेंटेन की जाएगी, जिसके अंदर ट्रांजेक्शन को लिखा जाएगा। और उसमें यह भी हो सकता है कि हम वर्क का डिवाइडेशन कर दें, यानी परचेज से रिलेटेड ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए हमने एक अलग से पर्सन अपॉइंट कर दिया, भाई जो परचेज करता है उसको ही बोल दिया भाई आप परचेज से रिलेटेड ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेंगे। सेल्स से रिलेटेड ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए हम अलग पर्सन को अपॉइंट कर दिया और उसको बोल दिया सेल्स रिलेटेड ट्रांजेक्शन तुम्हारे को रिकॉर्ड करना है। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, वर्क का थोड़ा डिवाइडेशन कर देंगे, यानी ट्रांजेक्शन फर्स्ट टाइम ही लिखे जाएंगे उन बुक्स के अंदर, यानी प्राइमरी बुक ऑफ अकाउंटिंग ही कहलाती है ये स्पेशल पर्पस बुक जो है वो। लेकिन होता यह है कि केवल थोड़ा वर्क को डिवाइड करने के हिसाब से या थोड़ा वर्क को इजी करने के हिसाब से हम लोग जो है अलग अलग पर्पस के लिए अलग अलग बुक्स मेंटेन कर लेते हैं। वही सारी बुक्स कहलाती हैं स्पेशल पर्पस बुक। और इन स्पेशल पर्पस बुक को हम दूसरा नाम कहते हैं, इनका है सब्सिडियरी बुक्स। क्या है दूसरा नाम? सब्सिडियरी बुक्स। और बाकी चीज मैंने आपको बताई दी कि ये प्राइमरी बुक ऑफ अकाउंटिंग भी है, क्योंकि ट्रांजेक्शन को फर्स्ट टाइम इन्हीं बुक्स के अंदर लिखा जाता है। तो ये प्राइमरी बुक ऑफ अकाउंटिंग भी है, सब्सिडियरी बुक्स भी हैं और स्पेशल पर्पस बुक्स भी हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो आई थिंक आपको स्पेशल पर्पस बुक या सब्सिडियरी बुक्स होती क्या है, क्यों बनाई जाती है, ये चीज आपको लोगों को पता चल गई होगी। ठीक है, अब जैसा कि दूसरी बात, हमारा चैप्टर जो है वो है कैश बुक। यानी स्पेशल पर्पस बुक जो है बहुत सारी होती हैं, अलग अलग पर्पस के लिए वो प्रिपेयर की जाती है। तो उसके अंदर सबसे पहली बुक जो आती है वो आती है हमारी कैश बुक। कौन सी है पहली बुक? कैश बुक। जैसा कि इसका नाम है कैश बुक, तो सीधी सी बात है इसके अंदर ट्रांजेक्शन भी कौन से रिकॉर्ड किए जाते हैं? ओनली कैश रिलेटेड ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है। क्या बोला मैंने? जैसा कि इसका नाम है कैश बुक,
इसके अंदर जो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड किए जाते हैं वो भी ओनली कैश के ट्रांजेक्शन ही रिकॉर्ड किए जाते हैं। क्रेडिट से रिलेटेड कोई भी ट्रांजेक्शन इस बुक के अंदर रिकॉर्ड नहीं किया जाता है। यानी क्रेडिट का कोई भी ट्रांजेक्शन हो, चाहे वो परचेज का हो चाहे सेल का हो, किसी भी टाइप का कोई भी क्रेडिट रिलेटेड ट्रांजेक्शन है यानी क्रेडिट ट्रांजेक्शन है तो उसको कैश बुक के अंदर रिकॉर्ड नहीं किया जाता है। या फिर मैं सीधे से शब्दों में कहूं कि कैश बुक वो बुक है जिसके अंदर ओनली कैश रिलेटेड ट्रांजेक्शंस का रिकॉर्ड किया जाता है। यानी अगर कैश आता है तो रिकॉर्ड होता है, कैश बिजनेस से जाता है तो रिकॉर्ड होता है, इसके अलावा और कोई ट्रांजेक्शन इसके अंदर रिकॉर्ड नहीं होता है। तो वो है हमारी कैश बुक। आया समझ में सभी को कैश बुक क्या है? कैश बुक इज अ बुक इन विच ओनली कैश ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड। इसके अलावा कोई क्रेडिट ट्रांजेक्शन नहीं और किसी टाइप के कोई भी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड नहीं होते हैं, वही होती है हमारी कैश बुक। और कैश बुक जो है सबसे ज्यादा मेंटेन की जाती है। यानी हर कोई छोटे से छोटा बिजनेसमैन भी अगर होगा तो वो कैश बुक जरूर मेंटेन करता है। वो बाकी बुक्स सारी मेंटेन करे या नहीं करे, क्योंकि देखिए ये बुक्स मेंटेन करना भी कोई इजी टास्क नहीं है। पहली चीज तो ये एक्सपर्ट नॉलेज की रिक्वायरमेंट होती है। दूसरी बात ये एक बहुत कॉस्टली अफेयर्स है। कॉस्टली अफेयर्स का मतलब ये बुक्स जो आती है बहुत महंगी आती है। ऐसा नहीं कि अपने कोई रजिस्टर है जो 30-35 रुपए का रजिस्टर है वो आ जाएगा और उसमें सारे ट्रांजेक्शन मेंटेन हो जाएंगे। नहीं, ये सारे ट्रांजेक्शन जो रिकॉर्ड किए जाते हैं वो सिस्टमेटिक अकाउंटिंग बुक्स के अंदर रिकॉर्ड किए जाते हैं। और वो अकाउंटिंग बुक्स जो है बहुत महंगी महंगी आती है। आपने देखी होंगी वो रेड कलर की बुक्स होती हैं जिन पर रेड कलर का कवर चढ़ा होता है ऊपर और सिलाई की होती है, वो कहलाती है अकाउंटिंग बुक्स। तो बुक्स जो है बहुत महंगी आती है, तो एक कॉस्टली अफेयर्स भी है। तो इसलिए सारी बुक्स मेंटेन करना छोटे बिजनेसमैन के लिए थोड़ा अफोर्डेबल नहीं है। लेकिन वो लोग जो हैं या छोटे बिजनेसमैन भी अगर हैं तो वो कैश बुक जरूर मेंटेन करते हैं। दूसरी कोई बुक करे या नहीं करे लेकिन कैश बुक जरूर मेंटेन करते हैं। अब ओनली कैश बुक मेंटेन करने के पीछे भी एक रीजन है, या कैश बुक मेंटेन करने के पीछे एक रीजन है। क्या रीजन है? तो देखिए स्टूडेंट, कैश बुक जो होती है वो डेली बेसिस पर मेंटेन की जाती है। कैसे? डेली बेसिस पर, यानी दिन भर के ट्रांजेक्शंस लिखे जाते हैं उसके अंदर हर डे का। और डे के एंड में आपकी कैश बुक का बैलेंस और आपके गल्ले का बैलेंस, गल्ला मतलब आप समझते ही होंगे, जो कैश काउंटर होता है जहां पर आप सब कैश रखते हैं अपना, वो कैश काउंटर का जो बैलेंस है वो और आपकी कैश बुक का जो बैलेंस है वो, उन दोनों बैलेंस को डे के एंड में मैच किया जाता है। यानी जब दुकान या शॉप या जो भी है आपकी बिजनेस, उसको जब मंगल करते हैं शाम को, उस समय कैश बुक का बैलेंस और आपके जो कैश काउंटर पर जो कैश पड़ा हुआ है उसका बैलेंस, इन दोनों बैलेंस को मैच किया जाता है। मैच करने के पीछे रीजन क्या? कि आपको पता लग जाएगा कि दिन भर में आपको कितना कैश रिसीव हुआ था और आपने कितना कैश का पेमेंट किया और रिमेनिंग कैश आपके पास में कितना पड़ा हुआ। तो अगर ये दोनों बैलेंस मैच हो जाते हैं तो इसका मतलब क्या है कि आपने सारे ट्रांजेक्शन को सही सिस्टमेटिक तरीके से रिकॉर्ड कर लिया है और आपके दिन भर का जो कैश आपको रिसीव हुआ और आपको पे किया उसका बैलेंस और आपकी कैश बुक का बैलेंस दोनों बराबर है। इसका मतलब आपने सारे ट्रांजेक्शन सही से रिकॉर्ड किए हैं। लेकिन अगर सपोज कीजिए डे के एंड में ये कैश बुक और आपके कैश काउंटर का या गल्ला का जो बैलेंस है वो दोनों बैलेंस मैच नहीं होते हैं। या तो हो सकता है कैश आपका बैलेंस जो है, रियल कैश जो है आपका वो ज्यादा बैलेंस बता रहा हो, आपकी कैश बुक में बैलेंस कम बता रहा हो। या ये भी हो सकता है कैश बुक आपका ज्यादा बैलेंस बता रही है और आपका जो गल्ले का जो बैलेंस है, आपके जो कैश काउंटर का बैलेंस है वो कम बता रहा हो। कुछ भी हो सकता है। तो अगर इन दोनों में डिफरेंस आता है तो डे के एंड में ही उसको सोल्व आउट किया जाता है कि भाई ऐसे कौन से, पहले तो ये देखा जाता है डिफरेंस कितना आ रहा है, फिर देखते हैं क्या इस डिफरेंस अमाउंट का कोई ट्रांजेक्शन लिखने से रह गया क्या, या कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई ट्रांजेक्शन हमने गलत साइड में लिख दिया या कोई ट्रांजेक्शन लिखने से रह गया। तो इस तरह से अपन चेक करते हैं उसको कि कैश बुक का बैलेंस अपने जो कैश काउंटर का बैलेंस है उससे मैच क्यों नहीं हो रहा है। और डे के एंड में है तो आई थिंक ये पता लग भी जाता है कि इतने अमाउंट का या डिफरेंस अमाउंट जितना आ रहा है उस अमाउंट का कोई ट्रांजेक्शन मेरा लिखने से रह तो नहीं गया, और यार उसने पैसे दिए थे लेकिन मैं लिखना भूल गया। या हो सकता है अगर कैश कम पड़ रहा है तो यार मैंने उसको पैसे दिए थे लेकिन मैं लिखना भूल गया। तो डे के एंड में तो हम पता लगा सकते हैं, इतनी मेमोरी तुम्हारी है कि एक दिन के कितने ट्रांजेक्शन हुए उनको हम याद कर सकते हैं भी हाँ ये ट्रांजेक्शन हुए थे, आज उसने पैसे दिए थे, उसको मैंने पैसे दिए थे, इतने पैसे आए थे, इतने पैसे गए थे, कहाँ डिफरेंस आ रहा है। तो डे के एंड में तो पता लग जाएगा। लेकिन यही चीज अगर आपको बोला जाए आफ्टर 1 ईयर, जो कि हम फाइनल अकाउंट बनाते हैं, उस समय आपको पूछा जाए कि भाई यार कैश का बैलेंस मैच नहीं हो रहा है, कहाँ डिफरेंस आ रहा है बताइए आप, तो वो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। डिफिकल्ट क्या, मेरे ख्याल से तो नामुमकिन ही होगा, क्योंकि 1 साल के ट्रांजेक्शन पूरे याद रखने, किसने पैसे दिए थे, किसको हमने दिए थे,
वो याद नहीं रहता है, लेकिन दिन भर का तो याद रह जाएगा। इसीलिए हर बिजनेसमैन जो है वो कैश बुक जरूर मेंटेन करता है, ताकि आपके कैश काउंटर का बैलेंस और आपकी कैश बुक का बैलेंस डे के एंड में ही मैच हो जाए। और इससे क्या कोई फोर्जरी होने के चांसेस भी कम हो जाते हैं। जैसे सपोज कीजिए मालिक जो है वो कहीं दिन में खाना खाने के लिए घर पे गया और पीछे से नौकर ने कैश काउंटर में से पैसे निकाल लिए, तो डे के एंड में फिर अगर ऐसा होता है तो डे के एंड में आपका कैश बुक का बैलेंस और आपके कैश काउंटर का बैलेंस जो दोनों मैच नहीं होंगे, तो फिर आपको पता करना पड़ेगा भी ये कहाँ गड़बड़ हो रही है। और अगर ऐसा रेगुलर होता है तो आप कुछ ना कुछ उपाय उसके लिए करेंगे, चाहे वो सीसीटीवी कैमराज आप चेक करें या दूसरे वर्कर से ही पूछ लें आपके भी कोई ऐसा ट्रांजेक्शन रह तो नहीं गया, लिखना रह तो नहीं गया, या किसी को ज्यादा दिया हो कम दिया हो, ऐसा गड़बड़ तो नहीं हो गई। तो इस तरह से आप पता करेंगे तो आपको पता लग ही जाएगा कि भाई यहाँ गड़बड़ हो रही है, कोई कैश काउंटर से पैसा निकाल रहा है या ट्रांजेक्शन लिखने से रह गया है। तो जो भी प्रॉब्लम होगी या जो भी उसका रीजन होगा कैश बुक का मैच नहीं होने का, वो अपने को डे के एंड में ही पता लग जाएगा। तो इसलिए कैश बुक जो है वो मैक्सिमम बिजनेसमैन जो है वो मेंटेन करते हैं। मैक्सिमम क्या, मैं तो कहूंगा सारे बिजनेसमैन ही मेंटेन करते हैं इसको। कुछ को छोड़ देता हूँ जो कि डबल एंट्री सिस्टम को फॉलो नहीं करते हैं, जो सिंगल एंट्री सिस्टम को फॉलो करते हैं उनको छोड़ देता हूँ। तो ये था आपका कैश बुक का इंट्रोडक्शन। क्लियर स्टूडेंट? अब बात करते हैं कि कैश बुक जो है वो डिफरेंट टाइप की होती है। तो कितने टाइप की होती है कैश बुक, बात कर लेते हैं उसके बारे में। तो कैश बुक का सबसे पहला टाइप जो है वो है सिंपल कैश बुक। क्या है? सिंपल कैश बुक, या इसको सिंगल कॉलम कैश बुक भी बोला जाता है। क्या है दूसरा नाम इसका? सिंपल कैश बुक या सिंगल कॉलम कैश बुक। ठीक है, क्या होती है थोड़ा बाद में देखते हैं, पहले एक बार इसके टाइप लिख लेते हैं। तीन कैश बुक जो है जनरली आपके 3 टाइप्स की होती है। सेकेंड टाइप जो है कैश बुक का वो है 2 कॉलम और डबल कॉलम कैश बुक। कौन सी होती है? 2 कॉलम और डबल कॉलम कैश बुक, इसी के नाम है दोनों। और थर्ड बुक जो होती है वो आती है आपकी पेटी कैश बुक। थर्ड कौन सी होती है? पेटी कैश बुक। तो ये 3 टाइप की होती है कैश बुक आपकी। पहले 4 टाइप की हुआ करती थी, मतलब पुरानी बुक्स जो है उन पुरानी बुक्स में 4 टाइप की कैश बुक आपको दे रखी है। लेकिन अभी जो कुछ लेटेस्ट बुक आई है उन लेटेस्ट बुक में आपके केवल 3 ही टाइप की कैश बुक जो है वो बताई गई है। तो हम डिस्कस कर लेते हैं वो 3 टाइप कौन सा है और वो चौथा टाइप कौन सा है जो आप बुक्स में नहीं है। पहले बात करते हैं हम सिंपल कैश बुक या सिंगल कॉलम कैश बुक की। सिंगल कॉलम कैश बुक का मतलब ये होता है कि वो कैश बुक जिसके अंदर अमाउंट का केवल सिंगल कॉलम होता है, यानी एक ही कॉलम होता है अमाउंट का, और वो अमाउंट का कॉलम होता है कैश का। यानी इस बुक के अंदर केवल कैश रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स को ही लिखा जा सकता है, यानी बैंक से रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स को हम इसके अंदर रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं आजकल ओनली कैश से ही हमारा ट्रांजेक्शन्स नहीं होता है। हमारे ट्रांजेक्शन बैंक के थ्रू भी होते हैं, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स भी होते हैं जिसमें हमारा अमाउंट जो है हमारा बैंक अकाउंट से कटता है। और मोदी जी के आने के बाद तो ऑनलाइन सिस्टम बहुत ज्यादा ही एक्टिव हो गया है, यानी ऑनलाइन सिस्टम के थ्रू ही पैसे ट्रांसफर किए जाते हैं, पैसे रिसीव किए जाते हैं, अकाउंट के थ्रू अकाउंट में ट्रांसफर हो जाते हैं। तो मैक्सिमम ट्रांजेक्शन आजकल बैंक से होने लग गए हैं, तो इसका यूज थोड़ा लिमिटेड हो गया है। तो ये उन बिजनेसमैन के लिए जो ओनली कैश में ही ट्रांजेक्शन करते हैं उनके लिए बहुत सुटेबल रहती है, क्योंकि इसके अंदर ओनली कैश के ट्रांजेक्शन ही रिकॉर्ड होते हैं, बैंक से रिलेटेड कोई भी ट्रांजेक्शन इसके अंदर रिकॉर्ड नहीं होता है। तो इसलिए ये कहलाती है सिंपल कैश बुक या सिंगल कॉलम कैश बुक, जिसके अंदर अमाउंट का केवल एक कॉलम होगा और वो होगा कैश का। ठीक है, दूसरी बुक होती है आपकी डबल कॉलम या 2 कॉलम कैश बुक। जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है 2 कॉलम या डबल कॉलम। 2 कॉलम या डबल कॉलम कैश बुक वो होती है जिसके अंदर अमाउंट के 2 कॉलम होते हैं। कितने कॉलम होते हैं अमाउंट के? 2 कॉलम। एक कॉलम तो होता है आपके कैश का और दूसरा कॉलम होता है बैंक का, यानी अमाउंट के 2 कॉलम होंगे डीआर साइड में भी और सीआर साइड में भी, और 2 कॉलम होंगे, एक तो कैश का होगा और एक बैंक का होगा। क्योंकि जैसा कि मैंने कहा आजकल मैक्सिमम ट्रांजेक्शन जो है वो बैंक के थ्रू होने लग गए हैं, तो उस केस में क्या होगा कि बैंक के थ्रू भी ट्रांजेक्शन होंगे और कैश के थ्रू भी होंगे, तो अपने को उन दोनों को मेंटेन करना पड़ेगा, यानी कैश के ट्रांजेक्शन भी लिखने होंगे और बैंक रिलेटेड ट्रांजेक्शन भी लिखने होंगे। तो इसलिए जो बुक बनाई जाती है कैश बुक वो कहलाती है डबल कॉलम कैश बुक, जिसमें कैश और बैंक दोनों से रिलेटेड ट्रांजेक्शंस को रिकॉर्ड
किया जाएगा। इसीलिए ये कैश बुक जो है ये अपनी पासबुक का काम भी करती है। किसका? पासबुक का। अब ये पासबुक क्या बीमारी और सबको पता है पासबुक क्या होती है? बैंक में अकाउंट है सभी के? नहीं है तो खुलवाओ। कॉमर्स वालों को बैंक में अकाउंट होना जरूरी है, थोड़ा पता लगेगा बैंक ट्रांजेक्शंस कैसे होते हैं, किस तरह से अमाउंट डिपॉजिट करवाते हैं, विड्रॉल करते हैं। और नहीं भी खुलवाओ तो पेरेंट्स के साथ में कभी जाया करो बैंक के अंदर, पता लगेगा किस तरह से अकाउंट प्रोसेसिंग होता है कि हमें पैसे कैसे जमा करवाने हैं, कैसे विड्रॉल करने हैं, क्या स्लिप्स हम वहां पर भरते हैं, तो आधा नॉलेज आपका वैसे इंक्रीज हो जाएगा। तो क्या कहा मैंने? पासबुक। पासबुक क्या होती है? जब आपका बैंक में अकाउंट होता है तो बैंक की तरफ से आपको एक बुक दी जाती है जिसके अंदर बैंक में आपने कितने डिपॉजिट करवाए, कितना विड्रॉल किया, बैंक ने कौन कौन सा चार्जेस आपसे लिए हैं, क्या क्या अमाउंट आपको बैंक ने दिया है, वो सारे ट्रांजेक्शन जो होते हैं वो पासबुक के अंदर रिकॉर्ड होते हैं। यानी मैं सिंपल से शब्दों में कहूं तो बैंक से रिलेटेड जितने भी ट्रांजेक्शन आप लोग करते हैं वो सारे ट्रांजेक्शन उस पासबुक के अंदर रिकॉर्ड होते हैं। तो ये जो कैश बुक है 2 कॉलम कैश बुक, ये कैश बुक का काम तो करती है, जो सिंगल कॉलम कैश बुक करती है उसका काम तो करती है, प्लस साथ साथ बैंक के ट्रांजेक्शन भी रिकॉर्ड हो रहे हैं, इसका मतलब ये पासबुक का काम भी करती है। तो इसलिए सबसे ज्यादा यूज होने वाली जो बुक है अभी कैश बुक के अंदर तो वो है डबल कॉलम कैश बुक, इसमें कैश और बैंक दोनों के ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड हो जाते हैं। थर्ड होती है आपकी पेटी कैश बुक। पेटी मतलब छोटे छोटे ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए जो बुक बनती है वो कहलाती है पेटी कैश बुक। क्या होती है पेटी कैश बुक? स्मॉल स्मॉल ट्रांजेक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए जो बुक बनती है वो बुक कहलाती है पेटी कैश बुक। क्योंकि जनरली होता क्या है कि देखिए, अगर बड़े लेवल का बिजनेस है, बहुत बड़े लेवल का बिजनेस है जहां पर करोड़ों रुपए की डील हो रही है, लाखों रुपए आ रहे हैं, लाखों रुपए जा रहे हैं, आप पेमेंट भी उसी टाइप के बड़े बड़े पेमेंट्स कर रहे हैं, लेकिन बीच में एक छोटा सा पेमेंट आ जाए कि 50 रुपीज के स्टाम्प पेपर परचेज किए, या डाक टिकट जो होती है आपकी पोस्टेज टिकट जो है वो परचेज किए 50 रुपीज के। अब क्या होगा? वो बंदा जो कैश काउंटर पर बैठा है वो लाखों करोड़ों की बातें कर रहा है, लाखों करोड़ों गिन रहा है, दे रहा है, ले रहा है, और बीच में आ जाए एक 50 रुपए वाला कि 50 रुपए टिकट के दिए थे वो देना, या फिर एक बीच में एक छोटा सा कोई माल मंगवाया था आपने तो डिलीवरी बॉय आया उसको देने 100 रुपए, तो 100 रुपए देने बीच में। तो जो इतने बड़े बड़े ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर रहा है और बीच में ऐसे छोटे ट्रांजेक्शन आ जाए तो क्या हो जाता है? थोड़ा एक तो वर्कलोड बढ़ जाता है, वो पहली चीज तो ये। दूसरी चीज, वर्कलोड बढ़ने के साथ साथ बंदा टेंशन में भी आ जाता है, यार कहाँ बीच में 50 रुपए 100 रुपए आ गए, मेरी कैलकुलेशन गड़बड़ हो जाएगी, है ना। तो इसलिए छोटे छोटे, और देखो एक बीच में इस तरह से 150 रुपए वाला ट्रांजेक्शन आ जाए और एक बड़ी लाखों की बातें हो रही है जहां पर लाखों के ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड हो रहे हैं, लाखों पेमेंट हो रहे हैं, लाखों रिसीव हो रहे हैं, तो वहां पर बीच में इस तरह के ट्रांजेक्शन जो आएंगे तो वो थोड़ा क्या है, बंदे को डिस्टर्ब कर सकते हैं। तो इसलिए क्या किया जाता है कि ये जो छोटे छोटे ट्रांजेक्शन होते हैं इनको निपटाने के लिए एक अलग से बंदा रख दिया जाता है जिसको बोला जाता है पेटी कैशियर। क्या बोला जाता है? पेटी कैशियर। यानी वो बंदा छोटे मोटे ट्रांजेक्शन जितने भी होंगे वो सारे वही हैंडल करेगा, उन ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड भी करेगा, एक्सपेंसेस का पेमेंट भी करेगा, सब कुछ वही करेगा। मेन कैशियर जो है वो छोटे मोटे ट्रांजेक्शन को नहीं देखता है, तो उसके लिए जो बुक मेंटेन की जाती है वो कहलाती है हमारी पेटी कैश बुक। क्लियर? तो ये तो हो गए आपके तीनों टाइप्स जो अभी आपकी करंट बुक के अंदर है, सिंपल कैश बुक, 2 कॉलम कैश बुक एंड पेटी कैश बुक। एक जो कैश बुक की मैं बात कर रहा था जो आपकी बुक में अभी नहीं है, पहले हुआ करती थी, वो थी 3 कॉलम कैश बुक। कौन सी? देखो सिंगल कॉलम तो ये होगी, 2 कॉलम ये दोनों अभी हम पढ़ेंगे। थर्ड नंबर पर होती थी 3 कॉलम कैश बुक। 3 कॉलम में क्या होता था? 3 कॉलम होते थे। अमाउंट के कितने कॉलम होते थे? 3 कॉलम, एक तो कैश का, एक बैंक का, और एक कॉलम और एक्स्ट्रा होता था, वो होता था डिस्काउंट का। किसका? डिस्काउंट का। क्योंकि हम जानते देखिए परचेज सेल कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है कहीं ना कहीं डिस्काउंट तो उसमें इन्वॉल्व होते ही होता है ना। मैक्सिमम ट्रांजेक्शन में आपने जनरल में भी देखा होगा, परचेज सेल की एंट्री कर रहे थे तो बहुत सारे ट्रांजेक्शन के अंदर डिस्काउंट भी आ रहा था, तो डिस्काउंट को भी तो शो करना पड़ेगा हमारे को अलग से, कैश डिस्काउंट को। ठीक है, हम जानते हैं ट्रेड डिस्काउंट को हम कहीं पर भी शो नहीं करते, लेकिन कैश डिस्काउंट तो शो करते हैं। तो कैश में ट्रांजेक्शन अगर हो रहा है और कैश डिस्काउंट दिया तो ऑब्वियस सी बात है कैश डिस्काउंट भी शो होना चाहिए। तो उसके लिए जो बुक बनती थी वो कहलाती थी 3 कॉलम कैश बुक, जिसमें कैश भी लिखा जाता था, बैंक भी लिखा जाता था और डिस्काउंट को भी लिखा जाता था। लेकिन अभी ये जो 2 कॉलम कैश बुक बनेगी इसके अंदर डिस्काउंट नहीं लिखा जाता अलग से। डिस्काउंट का जो अमाउंट होता है वो लेस करके फिर डायरेक्ट नेट अमाउंट जो होता है वही लिख दिया जाता है। डिस्काउंट को कहीं पर भी अलग से शो नहीं किया जाता है। लेकिन पहले जो थी 3 कॉलम कैश बुक उसके अंदर डिस्काउंट भी अलग से शो होता था।
तो वो बुक अभी हटा दी है अपने सिलेबस से कहें तो, या फिर बुक्स में से कहें तो, जैसा भी आप समझे, तो वो बुक हट चुकी है। तो फिलहाल अभी अपने को ये 3 बुक जो है कैश बुक, वो तीनों बुक डिस्कस करनी है। और मेरे ख्याल से मैंने आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन जो है इन तीनों का दे दिया है। अब आगे जो हम देखेंगे वो देखेंगे कि सिंगल कैश बुक जो है वो किस तरह से प्रिपेयर होती है, कैश बुक में एंट्री का रूल क्या है, कैसे ट्रांजेक्शन को लिखा जाता है, कैसे नहीं लिखा जाता है। तो वो सारी चीजें हम अपने अगले वीडियो में देखेंगे। तो फिलहाल मेरे ख्याल से कैश बुक से रिलेटेड आपको जो जानकारी मैं दे सकता था वो आप लोगों तक पहुंची होगी और समझ में आया होगा। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए, छोटा सा एक फ्लो चार्ट बना लीजिए। फिर अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, स्टार्ट करेंगे हमारी सिंपल या सिंगल कॉलम कैश बुक को। क्लियर? चलिए, थैंक यू, नोट कर लीजिए इसको।